कल हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 7.5 थी उसके बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो अब उसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, इस पूरे पार्ट में जो इसकी सबसे टॉप पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर बॉटम पे दिखने वाला 17, ये बहुत आसान है। बल्कि तुम ये मान के चलो कि टर्म 1 में जो MCQ बेस्ड पेपर होगा उसमें 12 और 17 जैसे ही प्रकार के क्वेश्चंस के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, बिकॉज इनमें कुछ कैलकुलेशंस है, इनके ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 करने के लिए आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अभी अगर मान लेते हैं, मेरे हिसाब से ट्यूशन में तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने का है, जो कि प्रोबेबली अभी मंडे से हो भी जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज मंडे नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे से एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री। बट स्कूलों में तो मेरे हिसाब से अभी तक तुम लोगों का सिलेबस पूरा ख़त्म हो चुका होगा। वो मैं भी जानती हूँ कि ख़त्म हो जाता है, बट आता जाता कुछ नहीं है। तो वहाँ पे आपको भले आए या ना आए, एक ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट होगा जहाँ पे अलग अलग डिग्रीज के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, कि आप लोगों को वैल्यूज़ दी होंगी। वो चार्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप आगे अभी ट्रायंगल्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उस वक्त भी वो आपके लिए नीडफुल है, हेल्पफुल है, और अभी भी आपके लिए है। तो अभी से याद करोगे तो बेटर है, उस वक्त भी याद रहेगा, आसानी होगी। ठीक है, चलो। तो देखो क्या बोला है कि एक ट्रायंगल ABC है। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बना लिया A फॉर एप्पल। अच्छा, जब भी आपको इस तरीके का कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए आए कि बताइए एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा, 30 का होगा, 60 का होगा, 40 का होगा, 50 का होगा, वट एवर सो, तो सबसे पहला ना जो डेटा दिया हुआ होता है ना साइड्स का, कि AB 6√3 है, AC 12 है, BC 6 है। इस डेटा से स्टेप नंबर 1, पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए करिए, ठीक है, कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि वो जो ट्रिपलेट्स आपको दिए हैं, मतलब जो 3 नंबर्स आपको दिए हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। बस वैसे ही। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन ट्रिपलेट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो आपको सबसे बड़ी लेंथ दिख रही है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी लेंथ क्या दिख रही है, AC, उसका स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। और जो आपको 2 छोटी वाली दिख रही है, छोटी कौन है बताओ। एक छोटी बच्ची यहाँ पर है 6√3 का स्क्वायर, और दूसरी वाली छोटी कौन है, 6 का स्क्वायर। इन दोनों का एडिशन तो कितना हो जाएगा, 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू आपका 3 यानी कि 108, और 6 का स्क्वायर 36। अच्छा, इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये एडिशन आपका आ रहा है 144। यानी कि इससे ये पता चल रहा है बड़े वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 छोटे वालों का स्क्वायर। इससे बराबर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये जो आपका ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इससे तो ये पता चल गया। तो इससे क्लियरिटी आ जाती है कि ट्रायंगल को ऐसा बनाना है कि ट्रायंगल को ऐसा बनाना है। तो फिलहाल अभी हमको पता चल चुका है कि ट्रायंगल को ऐसा बनाएंगे। अब बात यह आती है कि यहाँ पे अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन होगी। तो देखो, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उस लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो लॉन्गेस्ट कौन है, AC, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। और पूरी दुनिया जानती है कि हाइपोटेनियस के सामने का जो ये एंगल है, ये जो बच गया एंगल, ये ऑब्वियसली क्या होगा, एक राइट एंगल होगा। तो यहाँ से एंगल B आपको पूछा था, तो यहाँ से एंगल B कितना आ गया, 90 डिग्री। डन। अब तुम्हें लगेगा मैम यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज़ ही नहीं, आप फालतू ही कह रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। नहीं है। अगर मान के चलते हैं, अगर मान के चलते हैं आपसे एंगल C पूछा होता,
अगर आपसे मान के चलते हैं एंगल ए पूछा होता तो इन दोनों के एंगल कितने कितने डिग्री के हैं ये पता लगाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता। मैं अभी सिखा देती हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले तो आपको जो भी डेटा दिया है 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर √3 जितना भी जो भी डेटा दिया है पहले आप इस डायग्राम में लिख लीजिए। तो ए सी इक्वल टू कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर और ए बी कितना आएगा 6√3। अब यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रायंगल में किसी एक एंगल को मतलब 90 डिग्री वाले को छोड़कर जो दो एंगल्स बच गए हैं उनमें से किसी एक को थीटा मान लो। तो मैंने इसको मेरा थीटा एंगल मान लिया, ये एंगल सी को मैंने मेरा क्या अज्यूम कर लिया थीटा। देखो हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती, तो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि 12 हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस थी, हाइपोटेनियस रहेगी। अब बात आती है अपोजिट साइड पता करने की और एडजेसेंट साइड पता करने की। तो देखो थीटा के जो बाजू में साइड है, अब बाजू में तो 12 वाली भी है बट 12 वाली को तो हाइपोटेनियस कहेंगे, तो सी के बाजू की जो हाइपोटेनियस के अलावा जो दूसरी साइड है इसे कहेंगे हम लोग एडजेसेंट, और जो सी के सामने वाली है इसको हम लोग कहेंगे अपोजिट। इससे फ़ायदा क्या हुआ मैम? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि नॉट आइडेंटिटीज फॉर्मूलेस कि साइन थीटा क्या होता है, इट इज़ अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये होता है राइट। फिलहाल थीटा का अपोजिट कौन है? थीटा का अपोजिट है ए बी और हाइपोटेनियस तो भैया फिक्स रहेगा, वो रहेगा ए सी। हाइपोटेनियस की वैल्यू और ए बी की वैल्यू आपको पता है 6√3 और यहाँ पे 12। कैंसिलेशन करोगे सो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी √3/2। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट है जिससे मैं आपको लर्न करने को कह रही हूँ, उस चार्ट को अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा साइन 60 डिग्री को क्या कहते हैं √3/2। सो अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके आपको ये पता चलेगा कि थीटा बराबर बोलो कितना डिग्री, थीटा बराबर बोलो कितना डिग्री 60 डिग्री। तो इससे जो हमने जिसको थीटा अज्यूम किया था इसकी वैल्यू पता चल गई 60 डिग्री। अब तो देखो एक बहुत ही कॉमन सेंस है एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है दूसरा एंगल 60 डिग्री का है तो ऑब्वियस है कि जो ये बचा हुआ एंगल ए ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का हो जाएगा 30। तो सबसे पहले ना अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन किया है कि वो एक ट्रायंगल है तो पहले आइडेंटिफाई कर लेना क्या वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री कहाँ पर होगी उसको मार्क कर लेना, और जो बचे हुए दो एंगल्स है अगर पूछ रहा है तो निकाल लेना किसी एक को थीटा मानकर। अच्छा अब कई लोगों का डाउट है कि मैम आपने जिसको थीटा माना है वो है एंगल सी, क्या एंगल ए को थीटा नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हो। अगर इमेजिन करते हैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए अगर मैं एंगल ए को थीटा मानती, इमेजिन करते हैं तो ए सी तो हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस ही रहेगा, लेकिन एंगल ए में जो थीटा है ना उस थीटा के रिस्पेक्ट में उसके बाजू वाला एडजेसेंट कौन हो रहा है ए बी, और उस थीटा के सामने वाला अपोजिट कौन हो रहा है बी सी, तो एडजेसेंट और अपोजिट चेंज हो जाएंगे। तो आप थीटा 90 डिग्री के अलग मतलब रेदर देन 90 डिग्री आप किसी को भी अज्यूम करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाउट नंबर 2, क्या सिर्फ हम सिर्फ साइन थीटा का ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि कोई अदर फॉर्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आपकी चॉइस है, स्वतंत्र नागरिक को भारत के कुछ भी यूज़ करो, आपकी चॉइस है। कॉस थीटा यूज़ करो, टैन थीटा यूज़ करो, कोसेक थीटा यूज़ करो, सेक थीटा यूज़ करो, जो पसंद है वो यूज़ करो, ठीक है। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तो खैर डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि छुटपुट सा है, क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, दो पोल्स हैं 6 मीटर और 11 मीटर के। देखो पोल है, खिड़की है, दीवार है, ट्री है, टावर है ना, और क्या कहते हैं उसको यार जहाँ से वो लाइट फेंकता है, क्या तो कहते हैं उसको, चलो जान दो, खैर अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में बात करेंगे। ये सब लोग ज़मीन के ऊपर अपराइट एकदम सीधे खड़े होते हैं। तो पहले तो आप एक ज़मीन बना लीजिए करिए, ये एक ज़मीन हो गई।
ज़मीन के ऊपर आपको 2 पोल्स खड़े करने हैं, एक की हाइट है 6 मीटर और एक की हाइट है 11 मीटर। आप पोल खड़ा करो, लाइट हाउस खड़ा करो, ट्री खड़ा करो, बंदा खड़ा करो, गाय खड़ी करो, सब लोग 90 डिग्री पे ही खड़े होंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा पहला पोल है जो कि बहुत ही छोटा है, लेट्स से ए बी, और मान लेते हैं ये हमारा दूसरा पोल है, लेट्स से ये डी सी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 90 डिग्री मार्क कर देना। खड़ा है मतलब कितना डिग्री मार्क करने का है, 90। एक पोल 6 मीटर का है तो ऑब्वियसली एक को आप छोटा बनाएंगे और एक को आप क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। तो ये हो गया 6 और 11, दोनों इक्वल मत बना देना। और दूसरा इस बात का ध्यान रखना कि जिसको 6 लिख रहे हो वो 11 से छोटा एक्चुअली दिखना भी चाहिए। खैर, क्या बोल रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, जो दोनों पोल्स हैं उनकी जो फीट है, फीट मतलब ज़मीन, ठीक है। तो पोल नंबर 1 की जो ये ज़मीन और पोल नंबर 2 की ये ज़मीन, इन दोनों ज़मीन के बीच का डिस्टेंस आपको दिया जा रहा है, बोलिए कितना मीटर, 12 मीटर। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि बी से लेकर सी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है आपका, 12 मीटर। अच्छा ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अगर मैंने उन दोनों पोल्स के टॉप मान दिए, जैसे ये पोल नंबर 1 का टॉप है, ये पोल नंबर 2 का टॉप है, इनके दोनों के टॉप को अगर बांध दिया तो मुझको ये वाला डिस्टेंस क्या करने का है, कैलकुलेट करने का है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें आप डायरेक्टली पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरस किसी ना किसी ट्रायंगल में लगाया जाता है। क्या आपको यहाँ कोई ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं मैडम यहाँ तो कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा। सो यू हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन, आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है, देखो, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट कि वो बी सी के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और डी सी को इंटरसेक्ट करनी चाहिए ई पॉइंट पर, ठीक है। वो क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ लाइन ए ई, आपको एक लाइन ए ई ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है, सच दैट कि आप जो ए ई ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल होना चाहिए, किसके, बी सी के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और एंड साथ ही साथ में वो डी सी को क्या करना चाहिए बेचारा, एंड वो डी सी को इंटरसेक्ट करना चाहिए, मतलब डी डैश ई डैश सी। इससे ये पता चलता है कि डी के बाद ई है, ई के बाद सी है ना। खैर, ड्रॉ कर लिया। अगर ए ई और बी सी पैरेलल होंगे तो कॉमन सेंस है कि ये दोनों, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल ई और एंगल सी कैसे एंगल्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है कि दोनों लाइंस पैरेलल है। अब देखो, अगर मैं इस क्वाड्रिलैटरल की बात करूँ, कौन से वाले क्वाड्रिलैटरल की, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी ई की बात करूँ, एंगल बी पहले से 90 था, एंगल सी पहले से 90 था, एंगल ई अभी अभी करस्पॉन्डिंग एंगल से 90 आया, एंगल ए भी ऑब्वियस है कि फिर 90 डिग्री ही होगा। अगर 3 एंगल 90 डिग्री के हैं तो चौथा भी 90 ही होगा ना, क्योंकि चारों का सम 360 होता है। तो इसका मतलब मैं क्वाड्रिलैटरल ए बी सी ई को एक रेक्टेंगल कह सकती हूँ, है ना। अच्छा, कई लोगों का डाउट आएगा, मैडम स्क्वायर क्यों नहीं। देखो, स्क्वायर के लिए ना ये प्रूव करना ज़रूरी होता है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो वो प्रूफ अभी हुआ नहीं है ना। अभी सिर्फ इतना प्रूफ हुआ है कि वो 90 डिग्री है, तो सिर्फ 90 डिग्री के बेसिस पे आप क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल कहोगे, स्क्वायर नहीं कहोगे। तो ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए ई इक्वल आ जाएगा किसके, बी सी के, यानी कि ए बी इक्वल आ जाएगा किसके, ई सी के। तो अब मुझको बताओ, अगर बी सी 12 मीटर का है तो ये जो ए से लेकर ये ई तक का ये है, ये भी कितना होगा, 12 हो जाएगा। अगर ए बी 6 मीटर का है तो ये ई से लेकर सी ये भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर का हो जाएगा। इतना समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। अब एक बात बताइए, वो जो आपकी कंप्लीट लेंथ है डी सी बनता कैसे है, डी ई को और ई सी को ऐड करके बनता है, बिल्कुल मैडम बनता है। डी सी का टोटल लेंथ कितना है, 11 क्वेश्चन में दिया है, डी ई हमको पता नहीं, और ई सी अभी अभी हम लिखे हैं कि कितना आएगा, 6। तो यहाँ से डी ई का कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि ये छुटका सा डी ई जो ये ऊपर आपको दिया है ये 5 का है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल
हरा हरा कलर का ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, क्या अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है। क्या इसमें पाइथागोरस लगा के हम एडी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गए हमारा डिस्कशन करके खत्म। अब हम लोग मूव करते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। पहले टिक मार लेते हैं कि 12 का डिस्कशन हो गया और 17 का हो गया। प्रॉपरली कॉपी में इसको अटेम्प्ट करो और प्रॉपरली इसका अटेम्प्ट करके मुझे चेकिंग के लिए भेजो। ठीक है, उसके बाद जब चेक हो जाएगा तब आगे 13 में, 14 में, 15 में एक एक करके मूव करना। फिलहाल अभी मूव करते हैं। देखो, बाकी के आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये कोई कठिन नहीं है। मैं बार बार कहूँ, पाइथागोरस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनका आप 99% क्वेश्चन में यही पाएंगे, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल हो रहे हैं सभी में पाइथागोरस लगा लीजिए। अपने टू प्रूव को ध्यान से देखिए। जब आप अपने टू प्रूव को ध्यान से देखेंगे तो टू प्रूव को ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करके ये डिसाइड करिए, है ना, कि वहाँ पर आप लोगों का क्या कहते हैं, स्क्वायर का एडिशन हो रहा है, स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है ना, बराबर इस तरीके से। वहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, वहाँ पे आप क्या करिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या कर रहा है। तो जैसा जैसा टू प्रूव बोल रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए। डन। खैर, अभी मूव करते हैं। जैसे कि पहले अभी अपन क्या अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगी, मैं नीचे ले आती हूँ उस क्वेश्चन को, ताकि हम लोग प्रॉपरली नीट एंड क्लीन वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। 2 मिनट। हाँ, चलो, आ गया होगा क्वेश्चन नीचे, ये आ गया। क्या है इसमें, देखो, D and E are points on side CA and CB of a right angle triangle at C। देखो, सबसे पहले ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री आपको कहाँ पर बनाना है, पहले आप उस पर फोकस करिए। 90 डिग्री बनाना है मुझे C पॉइंट पर, तो ये A C और यहाँ पर आ गया B। इज इट डन? ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड CA एंड CB। तो CA साइड पर ये एक पॉइंट हो गया D और CB साइड पर ये एक पॉइंट हो गया E। ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स आप एग्जैक्टली मिड पॉइंट बनाइए, आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा इमेज क्रॉप हो गई है तो क्वेश्चन उड़ गया है। तो ये E होगा, ठीक है, AE का स्क्वायर होगा और ये होगा DE का स्क्वायर और ये होगा BD का स्क्वायर और ये AB। डन। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, DE। अब देखो, D और E अगर 2 पॉइंट्स बनाने को बोला है मतलब आप समझ जाओ कि उनको ज्वाइंस भी करना है। तो हमने चलो ज्वाइन भी कर दिया। अब क्या हुआ, अब देखिए क्या प्रूव करने को बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखने में लग रहा है खतरनाक कि हमको ये प्रूव करना है, जो कि ऐसा है नहीं। ठीक है, आप अपने पहले टू प्रूव पे फोकस करिए। टू प्रूव में चाहिए AE का स्क्वायर, मतलब ज़रूर एक ऐसे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया गया होगा जहाँ पे AE का स्क्वायर आए, जहाँ पे AE का स्क्वायर आए। क्या आप एग्री कर रहे हो? ओके। तो मैडम, अभी अगर मैं आपके फिगर को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझको तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल जो मुझको दिख रहा है यहाँ पे, वो आपका दिख रहा है बड़ा सा ट्रायंगल ACB, और उसके बाद जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मुझको यहाँ दिख रहा है वो मेरे को दिख रहा है DCE। इसके अलावा तो मुझे कहीं और दूसरे राइट एंगल नहीं दिख रहे। तो इन दोनों में ही अगर मैंने पाइथागोरस लगाया तो AE का स्क्वायर तो कभी नहीं मिलेगा। सही कह रही हूँ? बिल्कुल। तो इसका मतलब ज़रूर मेरे डायग्राम में, कंस्ट्रक्शन में कुछ अभी एरर है या कुछ अभी बाकी है। अच्छा, तो कैसे करें? इससे ये पता चलता है कि AE का अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आपको इस A और E को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सच दैट कि एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहाँ पे तीसरा, और उसका नाम होगा ACE। समझ रहे हो? तो मुझे कैसे पता कि मैम आपको AE ज्वाइन करना है? मुझे टू प्रूफ देख के पता चलता है कि हाँ, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा है BD का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे लिखा है BD का स्क्वायर, मतलब ज़रूर मैंने एक ऐसे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई होगी जहाँ पे BD का स्क्वायर आएगा। अगर मैं पहले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊं, चलो लगा देती हूँ, लगाऊं क्या बोलना, लगा ही देते हैं। ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगाइए, पहले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए, बोलिए क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर
डन। अच्छा, इक्वल टू बाकी के अदर साइड्स का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बोलो कितने का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। क्या आपको पहले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाकर क्या कोई आपको फ़ायदा हुआ? नहीं मैडम, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए दूसरे में आ जाते हैं, डी सी ई में बात करते हैं। तो डी सी ई में यानी कि अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। क्या मुझे जो टू प्रूव में बी डी का स्क्वायर चाहिए था, क्या वो मुझको मिला? नहीं मैडम, नहीं मिला। तीसरा ट्रायंगल जो है अपने अभी अभी लिखा है ए ई सी, आप उसमें पाइथागोरस लगा लीजिए। ए ई का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ए सी का, सॉरी नॉट प्लस, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। क्या आपको पाइथागोरस मिला? नहीं मैडम, नहीं मिला। अरे यार, तो फिर अभी बी डी का स्क्वायर तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सच दैट बी डी का स्क्वायर जनरेट हो, बी डी का स्क्वायर प्रकट हो। तो इसके लिए मुझको बी और डी पॉइंट्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। ठीक है, क्या समझ रहे हो मैंने बी और डी पॉइंट्स को क्यों ज्वाइन किया है? तो आप कभी भी ना किसी भी क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन या आप उसकी स्टेप्स रट नहीं सकते कि अच्छा इसको रट लेते हैं ताकि इस एग्जाम, क्योंकि अगर आप रट भी लेंगे, मान लेते एग्जाम में आ भी गया, आपने उसको अटेम्प्ट कर भी लिया, लेकिन क्या मतलब है यार, क्या मतलब है बताओ? आपको अगर वही चीज़ पेपर में कभी किसी और तरीके से पूछ लिया जाए, क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। इसलिए समझो कि सामने वाला टीचर या सामने जो भी आपको सिखा रहा है वो पर्सन किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, उसकी माइंड ऑफ अप्रोच क्या है। जब आप उसकी माइंड रीडिंग सीख पाओगे ना कि अच्छा वो कैसे कर पा रहा है बिना किसी चीज़ के मदद के, तब आप खुद एक नए सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे। सवालों को रटना इज नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन ऑफ मैथ्स। इसीलिए मैंने बी डी को ज्वाइन किया, तो मेरे पास एक चौथा राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया जिसका नाम है बी डी सी। खैर, अब इस चौथे वाले पे भी पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या बोल रहा है ये, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर। डन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो बहुत ही बढ़िया, अभी आगे मूव करते हैं। अब देखो, जितना काम तुम उस गिवन डेटा से, उस क्वेश्चन से निकाल सकते थे भाई, तुमने निकाल लिया। इससे ज़्यादा तुम अब नहीं कर सकते, ठीक है, तुम नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर यू टू डू मोर देन दैट। अब हम क्या करें? अब आप कंप्लीटली रिलाय हो जाइए किसके ऊपर मैडम, आपके टू प्रूफ के ऊपर। टू प्रूफ पर आप फोकस करिए। आपका टू प्रूफ क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आपसे मांग रहा है, उस पर, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, उस पर डिपेंड करने हैं, शुरू कर देते हैं। तो जब आप उस पर डिपेंड करने के लिए गए तो आप देखते हैं बी डी का स्क्वायर और ए ई के स्क्वायर का एडिशन करना है। तो आपने जो पाइथागोरस थ्योरम लगाया है उसमें बी डी का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 में आ रहा है और ए ई का स्क्वायर आपकी इक्वेशन नंबर 3 में आ रहा है। और टू प्रूव के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में प्लस का साइन चाहिए, तो दोनों को मुझे क्या कर देना चाहिए, ऐड। यानी कि इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, इनका एडिशन कर देंगे तो आ जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। अच्छा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं तो आपको उस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। कीप इट इन माइंड। तो राइट हैंड साइड में बी डी स्क्वायर के क्या है, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, और ए ई स्क्वायर के राइट हैंड साइड में क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये इस तरीके से, मतलब लेफ्ट साइड लेफ्ट से ऐड होगा, है ना, और राइट साइड किससे ऐड होगा, राइट से ऐड होगा। इज इट क्लियर कैसे किया है मैंने, पक्का? हाँ बिल्कुल, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या हमारा टू प्रूफ कंप्लीट हो गया? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। हमें टू प्रूफ में चाहिए था ए ई स्क्वायर, हमें मिल गया। हमें टू प्रूफ के लेफ्ट साइड में चाहिए था बी डी स्क्वायर, हमें मिल गया। बट जो राइट हैंड साइड में हमको चाहिए था ए बी स्क्वायर, हमको नहीं मिला। अरे मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। आप बस अपनी आंखों को बड़ा बड़ा चमगादड़ के जैसा करो और देखो, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आप देखिए, ए बी स्क्वायर कहते किसको हैं, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के एडिशन को कहते हैं, है ना। ए बी स्क्वायर किसको कहते हैं, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के एडिशन को कहते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैं यहाँ से हटा दूँ और इसको हटा के इसकी जगह पे क्या मैं ए बी स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो आप, है ना। कहाँ क्या रीज़न देंगे इसका? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे जो ये डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बच गया है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इसी डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर को क्या कहा जाता है, डी स्क्वायर. So I can replace the dc square plus ec square and I can rewrite it as de square. And I think यही हम लोगों का टू प्रूफ था, है ना, bd square plus ae square इक्वल टू de square प्लस ab square. रीजन दे देंगे फ्रॉम 1 and 2. बताओ क्या कोई क्वेश्चन कठिन था? यही करना था ना टू प्रूफ. हाँ, थोड़ा सा टू प्रूफ के अकॉर्डिंग उसको सवार लेना कि ab square पहले लिख दिया, वो पीछे लिख दिया, बट क्या यही हमारा टू प्रूफ था? यस मैडम, यही हमारा टू प्रूफ था. तो हमें ऐसा लगता है कि जो टू प्रूफ वाले सवाल है ये कठिन है, बट ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम में एक ही अप्रोच होती है. जितने पॉसिबल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं आप उनमें पहले तो पाइथागोरस लगा लीजिए और उसके बाद टू प्रूफ को देखिए, बस खत्म. हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन गिवन हो. जैसे कई बार कई क्वेश्चंस में ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि फलानी लाइन को का मीडियन है, तो वहाँ पे आपको थोड़े 1-2 स्टेप्स आपके बढ़ जाते हैं. 1-2 स्टेप्स बढ़ जाते हैं मतलब अगर वो मीडियन है तो 2 इक्वल टुकड़े हो रहे होंगे तो हम उसको उसका बाई 2 लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. ऐसे में 1-2 स्टेप बढ़ जाती है, बट 90% केसेस में आपको पाइथागोरस थ्योरम के सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हुए देखना मिलेंगे, जिनमें आपको एक्स्ट्रा का कुछ भी भेजा फ्राई करने की नीड नहीं होती. जो आपके पास छोटा सा भेजा है आप उसी छोटे से भेजे को यूज़ करो, आंसर आ जाता है. अब ये क्वेश्चन लेट से अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में टर्म 1 के सिलेबस के लिए पूछा जाए, एमसीक्यू के लिए, तो कैसे पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा या हो सकता है डायरेक्ट डायग्राम दे दिया जाए और पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू. तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशनशिप ट्रू है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशनशिप ट्रू है. तो मैडम क्या ये रिलेशनशिप हम रट लें? आप रटो मत, क्योंकि ये रट के कोई फ़ायदा नहीं है ना. आप याद रखो कि अच्छा इस तरीके के डायग्राम को मुझे इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है. तो पेपर में हो सकता है नाम चेंज करके आ जाए PQRS LMNOP, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग फिर प्रूव कर लीजिएगा, है ना. तो आपको थोड़ा पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि अच्छा इस प्रकार के डायग्राम को मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से सॉल्व किया था. डन, ठीक है. चलिए मूव करें आगे. ओके, आगे देखिए, बढ़ते हैं क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है, ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्या बोला है? द परपेंडिकुलर, अच्छा इसका तो डायग्राम भी दिया है खैर बाजू में. द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट BD इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. देखो मैंने अभी भी कहा, कई बार एक क्वेश्चन में एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई हो जाती है. जैसे वो उसका 3 टाइम्स है, उसका 4 टाइम्स है, उसका 5 टाइम्स है, उसका 100 टाइम्स है. लाइक दैट एनी इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू यू एज एन एड ऑन. जैसे कभी आप अगर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो उसमें आता है ना कोल्ड ड्रिंक ऐड कर लो. जैसे लेट्स से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो क्या आता है, कोल्ड ड्रिंक ऐड कर लेते हैं, है ना, कोक ऐड कर लो, या क्या कहते हैं उसको, गार्लिक ब्रेड आप ऐड कर लो. ऐड ऑन मतलब जो आप मंगा रहे हो उसके अलावा आप कुछ और भी ऐड कर लीजिए, वो आपको ऐसा लालच देता है. तो यहाँ पे भी उसने आपको लालच दिया है कि ये जो BD है ये इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्या है, आप लोगों के CD है, ठीक है. ये उसने आपको लालच दिया है. डन, ओके. बट इससे हमारे काम करने की अप्रोच चेंज ना होगी. काम करने की हमारी अप्रोच वैसी ही रहेगी जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 13 में बताया, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 में जो मैंने आपको अप्रोच बताई वही अप्रोच रहेगी. क्या करना है आपको, सिंपली जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स पॉसिबल हो रहे हैं सब पे पाइथागोरस लगा दीजिए. मुझको नहीं पता कि सारे राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस मेरे लिए आगे कोई काम की है कि नहीं है. हो सकता है सारे राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस मेरे काम की ना हो, सिर्फ 2 की ही काम की हो, बट मैं सब पे लगा देती हूँ ताकि आगे मुझे अगर किसी की नीड पड़े तो मैं उसको फटाक से यूज़ कर सकूँ, राइट. ओके, तो डायग्राम मुझे साफ साफ सामने दिया हुआ है. इसी डायग्राम में अगर मैं यहीं पे खिचुड़ सॉल्व करूँ तो देखो टोटल 3 राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है. पहला राइट एंगल ट्रायंगल है ADB, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो पॉसिबल है वो है ADC, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो यहाँ पे पॉसिबल है वो कोई है क्या ना. यहाँ पे 2 ही राइट एंगल ट्रायंगल है. कई लोगों को लगता है कि मैडम ABC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो देखो ABC के 90 डिग्री होने पर
क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा ऐसा आप मत सोचिएगा, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ऐसा लिख कर ना आए कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, B पर, C पर, D पर। आपको अपना दिमाग उस डायरेक्शन में लेकर भी नहीं जाना है। ओके, डन, ठीक है। तो अगर मेरे को एक बात बताइए, ट्राइंगल ABD में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाते आना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं ट्राइंगल ADB पे लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? इट विल बी AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। दिस विल बी माई पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल ADC अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ? इट विल बी AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इससे ज़्यादा मैं बिचारी क्या कर सकती हूँ? इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती, और उतना मैंने कर दिया। अब आप अपने टू प्रूव को ऑब्जर्व करिए। जैसा कि मैं कहती आ रही हूँ हर बार, जब आप टू प्रूव को ऑब्जर्व करेंगे, टू प्रूव को जब आप ध्यान से देखेंगे तो टू प्रूव कह रहा है आपका 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। अच्छा, अब ये AB स्क्वायर उसने प्रकट कर दिया, खैर ठीक है, देखते हैं। उसके अलावा टू प्रूव और क्या कह रहा है? 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है। और फिर कह रहा है प्लस में BC स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, टू प्रूव में ये जो AC स्क्वायर है ना, इस AC स्क्वायर को थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दो, जस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर और इक्वल टू में BC स्क्वायर। यानी कि इस टू प्रूफ को थोड़ा सा मैंने अगर अलग नज़र से देखा, थोड़ा शिफ्ट करने के बाद वाली नज़र से देखा, तो मुझे ये पता चल रहा है कि अच्छा, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर वाली इक्वेशंस को आपस में क्या करने का है? सब्ट्रैक्ट करने का। जैसे अभी हम लोगों को टू प्रूफ देख के डिसाइड करना पड़ता है ना कि इक्वेशन को ऐड करें कि इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो टू प्रूफ देख के पता नहीं चल रहा था क्या करें, तो मैंने थोड़ा सा AC स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो जब मैंने AC स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट किया तो वो AC स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन गया? माइनस ऑफ AC स्क्वायर बन गया। तो इससे मुझे पता चल गया कि अच्छा, ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, इन दोनों इक्वेशंस को मुझको क्या करने का है? सब्ट्रैक्ट करने का है। कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करना आता है ना? लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। चलो मैं नीचे ही सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ कंजूसों की भांति। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर आ जाएगा। देखो AD स्क्वायर तो कट जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो गए, दोनों कट गए। इक्वल टू में आएगा BD स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर। खुश हो गए? तो हाँ हो गए। थोड़ी खिचड़ हो जाएगी इसलिए मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। क्या आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद? सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर। वो जो आपका AD था वो तो कट गया ना सब्ट्रैक्शन में, वो तो कट गया। हाँ मैडम, वो तो कट गया। अब इस क्वेश्चन का टू प्रूव क्या मुझे मिल गया? नहीं मिला। क्यों? टू प्रूव में मैडम AB स्क्वायर चाहिए, तो मैं बोलूँगी मेरे पास है ना रे AB स्क्वायर। तो तुम बोलोगे मैडम टू प्रूव में AC स्क्वायर चाहिए, मैंने बोला देख मेरे पास AC स्क्वायर है। तुम बोलोगे मैडम टू प्रूव में हमको BC स्क्वायर चाहिए और आपके पास BD और CD है, BC नहीं है। तो अब क्या करें यार? BD और CD है, BC तो नहीं है। तो कुछ ऐसी जुगाड़ लगाओ कि BD और CD को हटाऊं मैं। तो तुरंत पता है एक स्टूडेंट का दिमाग किस डायरेक्शन में घूमता है कि अच्छा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्या किया था, इन दोनों को हटा के इसको ले आए थे, पाइथागोरस लगाया था, तो चलो इसमें भी इन दोनों को हटा के पाइथागोरस ले आते हैं। बट भाई उस ट्राइंगल में तो कोई और आपको राइट एंगल दिया ही नहीं है, आप तीसरे किसी में तो पाइथागोरस लगा ही नहीं सकते। मतलब BD और CD को हटाने के लिए अगर तुम्हारा मुंडी इस डायरेक्शन में घूम रही है कि चलो पाइथागोरस लगा ले, तो पाइथागोरस लगाने के लिए कोई दूसरा राइट एंगल दिया तो होना चाहिए ना, दिया ही नहीं है। फिर अब क्या करें? तो कुछ ना कुछ आपको गिवन डेटा ऐसा दिया ही होगा क्वेश्चन में, ध्यान रखना। डायरेक्टली दिया होगा या तो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दिया होगा, जिससे आप भागकर तुरंत उसको रिप्लेस कर पाएंगे। अच्छा दिया रहेगा क्या? बिल्कुल दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये डेटा दिया हुआ है DB 3 टाइम्स है CD का। डायरेक्टली आपको ये डेटा दिया है कि DB 3 टाइम्स है CD के, ये डेटा डायरेक्टली गिवन है।
यानी कि जहाँ पे भी मुझको डी दिखता है मैं डी को रिप्लेस कर सकती हूँ 3 टाइम्स ऑफ सी डी से। देखो, अरे वाह, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, दैट विल बी 8 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर। बट मैडम टू प्रूव में तो हमको सी डी नहीं चाहिए, क्या ये टू प्रूव जो आया ये गलत है? ये गलत नहीं है, ये सही है, बट जो पूछा गया था क्वेश्चन में ये वो तो नहीं है ना। टू प्रूव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में जो पूछा जाए एग्जैक्टली उसको वैसा लाकर दो। तो टू प्रूव में क्या ये पूछा गया था? अगर ये पूछा जाता तो क्या ये गलत होता? नहीं, ये सही है, बट पूछा नहीं गया ना। सही है बट पूछा नहीं गया। वैसे ही क्या ये गलत है? ये भी सही है बट पूछा नहीं गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उसमें आपका जो आंसर है उस आंसर में बी सी स्क्वायर होना चाहिए। हम लोग तो आंसर में सी डी लिख कर बैठे हैं, अब क्या करें? टेंशन 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 टेंशन, क्या करें क्या करें क्या करें? टेंशन की कोई नीड नहीं, आप सिर्फ अपना डायग्राम ऑब्जर्व करिए। आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करिए और डायग्राम को ऑब्जर्व करके मुझे बताइए बी सी बनता कैसे है। तो आप जवाब दोगे कि मैडम बी सी बनता है बी डी को और सी डी को ऐड करके। एग्री करते हो? और जो बी डी होता है वो 3 टाइम्स ऑफ सी डी होता है, और ये वाला सी डी वैसे का वैसी। तो 3 टाइम्स ऑफ सी डी और सी डी ऐड करके कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ सी डी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ सी डी। यानी कि अगर मुझको बी सी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी डी दिया हो तो मैं सी डी को क्या लिख सकती हूँ, बी सी डिवाइड बाई 4 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे ये सी डी का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे मैं बी सी बाई 4 का होल स्क्वायर लिख दूँ? बिल्कुल लिख देंगे। और जैसे मैं इसको बी सी को उसका होल स्क्वायर वहाँ पे करूँगी तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा। फिर यहाँ पे जो ये आपका बाई 2 है और यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इस 2 को आप ले आइए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। तो जब आप इस 2 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। और टू प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर आपको अरेंज करना है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस वाला वहाँ ले जाओ और आपका आंसर आ गया। बताइए क्या मैंने इसको प्रूव करने के लिए कुछ अलग से जादू की छड़ी चलाई क्या? नहीं। जितने राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं आप उन सभी पर क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए, बात खत्म कर दीजिए, खत्म। वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बात खत्म करो। और उसके बाद अगर आपका आंसर डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आ रहा है, कैसे आएगा? या तो इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो डिवाइड करना पड़ेगा। मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? आपको पता चलेगा टू प्रूव को ऑब्जर्व करके। आपका टू प्रूव ही वो चीज़ है जो आपको चीख चीख के कहेगा कि मुझे ऐड करो, मुझे सब्ट्रैक्ट करो, मुझे मल्टीप्लाई करो, मुझे डिवाइड करो। आकाशवाणी नहीं होगी, ठीक है? वो आपको आपका टू प्रूव ही चीख चीख कर बताएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको जो भी आपने ऐड किया, जो भी आपने सब्ट्रैक्ट किया, फिर भी आपका आंसर डायरेक्टली नहीं आएगा। आपको आपके टू प्रूव को अगेन ऑब्जर्व करना है कि अच्छा इसको हटाना है, इसको रखना है। अगर इसको हटाना है तो उसको हटाने के लिए क्या कोई दूसरा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर इसके लिए कोई वैल्यू किसी की सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको मेंटली चीज़ों को सोचना पड़ेगा, थोड़ा करके देखना पड़ेगा, तब आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है? सो हियर वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 14 सक्सेसफुली. So we have done question number 14. Now let us move toward question number 15 and question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 को तो आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पर याद रखिए. ठीक है? इससे डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. जितने भी स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे ना आपकी पूरी किताब में, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मैं बता दूं टर्म 1 में कि बताइए ये आधी मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स कर देगा, फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का. सो प्लीज़ कीप दिस स्टेटमेंट्स डायरेक्टली इन योर माइंड. ये डायरेक्टली एमसीक्यू के लिए पूछे जाएंगे. खैर क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 इज लाइक क्वेश्चन नंबर 14. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया था डी बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी. यहाँ पे भी देखो आपको डायरेक्टली एक डेटा दिया है बी डी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ बी सी. मैं जो ये बार बार वर्ड बोल रही हूँ ना, डायरेक्टली डेटा दिया है, डायरेक्टली डेटा दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको खुद क्वेश्चन वाले ने लिख कर दिया है भाई
कि ये वाली चीज़ दूसरी वाली चीज़ का थर्ड, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है। कई बार लिख कर नहीं देता है, कई बार स्टेटमेंट्स दे देता है कि ये उसका मीडियन है। अगर मीडियन है तो तुम समझते बैठो कि वो उसका डबल होगा या वो उसका हाफ होगा, लिख कर नहीं देगा। कई बार ऐसा दे देगा कि वो फलाना चीज़ उस फलानी चीज़ का बाइसेक्टर है, आपको लिख के नहीं देगा, मतलब कि ये इक्वल टू उसका डबल, ये उसका ट्रिपल, आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया ना 1/3, कई बार 1/3 ना लिखते हुए यहाँ पे एक वर्ड लिख देता है ट्राइसेक्ट। तो वहाँ पे जो वर्ड लिखा होगा ना ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट वर्ड से आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा 3 टुकड़े हो रहे हैं। अगर 3 टुकड़े हो रहे हैं मतलब वो बड़ा वाला टुकड़ा छोटे वाले टुकड़े का क्या होगा, 1/3 या ट्रिपल होगा, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। तो डायरेक्टली देने का मतलब होता है डायरेक्टली इस तरीके से आपको मुंह में लड्डू खिला के दे दिया गया, और इनडायरेक्टली का मतलब होता है स्टेटमेंट्स लिख कर दी गई हैं, ताकि स्टेटमेंट से आप डिड्यूस करें कि ट्राइसेक्ट मतलब 3 टुकड़े, बाइसेक्ट मतलब 2 टुकड़े, और वो दोनों इक्वल, वो तीनों इक्वल, ये आप डिड्यूस करें, वो आपके लिए नहीं करेगा। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन में एक डेटा और दिया है कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC। चलो तो पहले एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। देखो अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आप पहले तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके पास तीनों साइड्स आपकी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और दूसरा आपको इस बात से भी समझ में आ जाना चाहिए कि इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60। मैं इस एंगल को फिलहाल 60 डिग्री का बना रही हूँ, बाकी एंगल्स में नहीं बना रही हूँ। आगे और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD 1/3 होगा BC के। मतलब D पॉइंट को एकदम बीचों बीच नहीं लेने का, इसको इस तरीके से लो कि ये BD उस BC का कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ठीक है, BD इक्वल टू, एक मिनट, BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ये आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब एक काम करती हूँ मैं A और D को ज्वाइन कर लेती हूँ। क्यों कर रहे हो मैम ज्वाइन, नीट पढ़ सकती है यार, कर लेते हैं, कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखो एक कंस्ट्रक्शन है। इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कहीं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो दिख ही नहीं रहा, आप क्या करें। तो कंस्ट्रक्शन ये है कि इस वर्टेक्स A से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये कितना डिग्री हो गया, 90। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे फोकस करूँ, राइट साइड मतलब इतने हिस्से पे अगर मैं लेफ्ट साइड पे फोकस करूँ LHS पर, तो आपको इस लेफ्ट हैंड साइड में कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड में कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। इसको नाम दे देते हैं O। एक दिख रहा है पहला ट्राइंगल AOD, और दूसरा आपको दिख रहा है ट्राइंगल AOB, ये दोनों ही राइट एंगल है। ये मत कह देना मैडम ABD भी एक राइट एंगल है, ABD राइट एंगल नहीं है। ठीक है, वो कहाँ से राइट एंगल है खुद सोचो। अच्छा चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, ट्राइंगल AOD पे पाइथागोरस लगा देते हैं। मुझको नहीं पता कि वो क्यों मतलब यूजफुल है नहीं है वगैरह वगैरह, लगा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, इट विल बी AD का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में OD का स्क्वायर, डन। ट्राइंगल AOB में आप पाइथागोरस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, एक मिनट मैंने कुछ गलत लिख दिया आई थिंक, 2 मिनट। हाँ, ट्राइंगल AOB में लगाएंगे तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये मैंने लगा दिया। मुझे नहीं पता इसकी क्या वर्थ थी बट मैंने लगा दिया। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, लगा दिया। अब क्या करें बताओ। अच्छा कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले एक भेजे में बात फिट करो, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं एक काम करती हूँ, इसकी तीनों साइड्स को इक्वल अज्यूम कर लेती हूँ। AB को x, AC को x और ये BC को भी x। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताती हूँ जो मैंने कल की जब मैंने इसी एक्सरसाइज को तुमको सिखाया था ना तब भी बताई थी। अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और अगर आपने उस इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आपने इसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर के ड्रॉप होने की वजह से 2 ट्रायंगल्स बनेंगे। पहला पॉइंट, वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये
मैं कह रही हूँ और मैं कोई भगवान हूँ, मैंने आकाशवाणी की है इसीलिए इसको याद कर लो, इस पर बिलीव कर लो, ऐसा मत करना। कॉमन सेंस है, मैंने कल भी सिखाया था, आप अभी खुद भी करके देख सकते हैं, है ना। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये दोनों इक्वल होगा, ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, ये 90 है और ऊपर से कॉमन साइड है, मतलब बहुत सारे टेस्ट के वाया ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली बात तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या कर सकते हो, सीपीसीटी लगा सकते हो। तो सीपीसीटी लगाने से ये जो आपका बीओ है और ये जो ओसी है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो परपेंडिकुलर कोई मामूली परपेंडिकुलर नहीं होता है, वो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, क्योंकि उसकी वजह से ये जो बी से लेके ओ है और ये जो ओ से लेके सी है ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी कि आप बी ओ को x/2 कह सकते हो और ओ सी को भी आप x/2 कह सकते हो। क्या तुम्हें मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? ये मैं कह रही हूँ इसीलिए आप इस चीज़ को मत मानिए, ये मैंने अभी अभी आपको नीचे प्रूफ करके दिखाया इसीलिए मैं कह रही हूँ। डन? अच्छा चलो डन। अगर मैं इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन को देखूं तो BC की वैल्यू को हमने x माना है, तो यानी कि BD मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो BD है मेरे पास x/3 आ रहा है, बराबर। अब थोड़ी सी मैथ्स करते हैं। BO बनता कैसे है? BO बनता है BD को और OD को ऐड करके। BO मेरे पास x/2 है, BD मेरे पास x/3 है और ये आ गया OD। ये वाली चीज़ यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए चली गई तो x/2 माइनस x/3 इक्वल टू बोलो कितना, इक्वल टू OD। तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 2x अपॉन में 6 इक्वल टू OD, यानी कि OD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x/6। मैडम क्यों निकाल रहे हो आप ये सब, बोला है क्या क्वेश्चन में? देखो मैं निकाल के रख ले रही हूँ, हो सकता है मेरे काम आ जाए। और दूसरा ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर टर्म 1 का पेपर होता है तो तुम तो अच्छे होता है, क्या मतलब होगा ही होगा यार वो तो, बट अगर होगा MCQ बेस तो तुम खुद सोचो इतना बड़ा प्रूफ तो आपसे पूछा जाएगा नहीं। हो सकता है कल को इसी तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दे और बोले कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैलकुलेशन कर कैसे रहे। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो कोई मामूली परपेंडिकुलर नहीं है, वो एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ बाइसेक्टर भी है। वो 90 डिग्री मतलब बनाने के अलावा वो सामने वाली साइड के दो इक्वल टुकड़े भी कर रहा है ना। तो आप बहुत आसानी से फिर ये DO कैलकुलेट कर सकते हैं। मैडम लेकिन DO कैलकुलेट करके क्या मिलेगा? अरे हो सकता है बाबा जी कभी आपको AO की वैल्यू दे दे, DO की वैल्यू दे दे और AD पूछ ले, फिर आप पेपर में सोचते रह जाओगे यार ये तो हमको हमारे सिलेबस बुक में सिखाया ही नहीं AD की वैल्यू निकालना, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। थ्योरम्स देखो प्रूफ करने को नहीं आने वाले हैं, समझो इस बात को। तो इसी तरीके से हर एक थ्योरम में आप क्या सीख रहे हो, हर एक टू प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप क्या सीख रहे हो, उसी की एप्लीकेशन पेपर में आ जाएंगी। कल को आपसे AD कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए, बताओ फिर क्या करोगे, है ना? क्या करोगे? रोदे बैठ जाओगे यार इस का तो क्वेश्चन हमारी NCERT में था ही नहीं, हम कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए। तो ऑब्वियस है कि आप प्रूफ सीख रहे हो तो प्रूफ के दौरान आपको सीखना होगा कि अच्छा ये कैसे किया जा रहा है, ये कैसे किया जा रहा है। कल को हो सकता है आपको OD दिया निकालने को बोल दे, AO आपको दे और AD आपको निकालना पड़े कि बताइए AD की वैल्यू कितना है। फिर इसीलिए बता रही हूँ कि ये सारे स्टेप्स ये दिमाग में याद रखना ज़रूरी है, ये सारी बातचीतें, ठीक है। खैर प्रूफ क्या करने को बोला है, थोड़ा प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ बोल रहा है 9 टाइम्स ऑफ AD² इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB²। चलो ठीक है, क्या प्रूफ करना है मैं थोड़ा लिख लेती हूँ। टू प्रूव करना कहने तो मैं भूल जाऊंगी। टू प्रूव अरे यार 2 मिनट। टू प्रूव आपको जो करना है वो करना है 9 टाइम्स ऑफ AD² इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB²। ठीक है, कैसे करेंगे प्रूफ? AD² और AB²। अच्छा चलिए ठीक है। अब देखो 9 और 7 को आप इग्नोर करो, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी आपको टू प्रूव में 2 दिख रहा था। अगर आप उस 2 की चिंता पहले ही करते तो मुझे एक बात बताओ, कोई मतलब होता क्या? 2 अपने आप आखिरी में आ गया था ना तुम्हारा, तो 9 और 7 को आप इग्नोर कर दीजिए, आप सिर्फ AD और AB पे फोकस करिए। अगर आप AD और AB पे फोकस करेंगे तो आप देखिए अगर मैं AB² को यहाँ ले आऊँ तो ये वाली चीज़ बन जाएगी माइनस ऑफ AB²। इससे मतलब ये समझ में आता है कि ऊपर में आपने जो ये 2 पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं
आपको इन दोनों पाइथागोरस थ्योरम को आपस में क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, है ना। चल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट गया और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस में OB स्क्वायर, है ना, बराबर है ये वाली चीज़, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी। मैडम अब तो हमारी गाड़ी अटक गई पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे, क्योंकि क्वेश्चन में तो ना तो मुझको OD चाहिए ना तो मुझको OB चाहिए। अब मैं क्या करूं, टेंशन मत लो, मैंने ये ट्राइंगल के अंदर ये सारी वैल्यूज फालतू टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना निकाली है। OD की वैल्यू देखो कितनी है, x/6, पुट OD x/6 का होल स्क्वायर। OB की वैल्यू देखो मैं पहले ही तुमको बता चुकी हूँ कितनी है, x/2 का होल स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, इट विल बी x²/36 माइनस x²/4, है ना। क्या ये बात समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा इसका अभी थोड़ा सा ये नीचे वाला अपन मिटा देते हैं, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। क्या चलिए क्या हो जाएगा, x²/36 माइनस 9 टाइम्स ऑफ x²/36 हो जाएगा माइनस ऑफ 8x²/36। अच्छा इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आएगा AD² माइनस में AB²। 8 और 36 कैंसिल होता है क्या, किसके टेबल से, 8 4 के टेबल से जाता है, 4 9 जा ना 36, 4 2 जा, अच्छा तो ये हो गया ऐसे, डन, बिल्कुल डन। अब एक काम करिए, इस 9 को लेकर आ जाइए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ AD² माइनस 9 टाइम्स ऑफ AB² इक्वल टू माइनस ऑफ x²। मैडम क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अरे हो गया हो गया। आपने इस क्वेश्चन में x किसको अज्यूम किया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स को अज्यूम किया था, AB को BC को AC को अज्यूम किए थे, है ना, AB को BC को AC को, यानी कि आप x की जगह AB लिख सकते हो, BC भी लिख सकते हो, AC भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मैडम हम क्या लिखें, तो आप लिखिए AB, क्योंकि आपके टू प्रूव में AB है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया माइनस ऑफ AB², है ना। अच्छा और ये -9 आपका इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, +9 टाइम्स ऑफ AB²। ये 9 टाइम्स ऑफ AD², ये वैसे का वैसा ही, तो ये हो गया 9 टाइम्स ऑफ AD² इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ AB²। शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, एक मिनट, क्योंकि हमारा जो टू प्रूफ था उस टू प्रूफ में 7 टाइम्स ऑफ AB² आना चाहिए था ना। मैंने आई थिंक कहीं कैलकुलेशन एरर कर दी है, ढूंढो जरा कहाँ पे की हूँ कैलकुलेशन एरर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 भी था ना, 2 खा गई मैं, सॉरी, तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन डन। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिली। शिक्षा नंबर 1, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जो 90 डिग्री बनाते हैं वो कोई साधारण 90 डिग्री नहीं है, वो एक ऐसा 90 डिग्री है जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। शिक्षा नंबर 2, जिस साइड पर 90 डिग्री ड्रॉप होता है उससे उस साइड के 2 इक्वल टुकड़े हो जाते हैं, बेसिकली वो एक मीडियन के जैसे वर्कआउट कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, इस क्वेश्चन में हमने डेटा x/3 और x/2 से वो DO निकाल लिया x/6। कल को MCQ वाले पेपर में AO की वैल्यू दे देता और AD की वैल्यू निकालता और AB की वैल्यू दे देता या कोई भी दूसरी वैल्यू दे देता, और हम सोचने लगते कि अरे यार कैसे कैलकुलेट करे। तो ये ट्रायंगल में आपको ध्यान लगाना है कि पाइथागोरस के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अच्छा और क्या कर सकते हैं मैडम, अगर AO भी नहीं देगा तब क्या करेंगे। इमेजिन एक सीन डिस्कस कर लेते हैं कि मैडम मान लीजिए AO नहीं दिया, AO अगर भैया वो आपको नहीं देता है तो आप AO खुद निकाल लीजिए। हम कैसे निकालेंगे AO जब क्वेश्चन वाला ही नहीं देगा तो, अरे क्यों नहीं निकाल सकते। AO अगर वो नहीं देगा ना तो उसके बदले में वो AB देगा, क्योंकि फिर आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ये जो आप लोगों के पास ट्रायंगल है, ये AOB, ये जो ट्रायंगल है, इसमें अगर उसने आपको AB दे दिया तो आप पाइथागोरस लगाकर क्या लगा सकते हैं, AO कैलकुलेट कर सकते हैं। AO मिल जाएगा, OD आप x/6 से निकाल लीजिएगा तो AD मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ हिंट वो देगा ही देगा, तो इसीलिए आपको ये ट्रायंगल याद होना चाहिए इक्विलैटरल वाला। अब वो भी ये ट्रायंगल तभी वैलिड है जब ये x/3 वाली कंडीशन हो। जरूरी नहीं है पेपर में x/3 की कंडीशन हो, x/5 हो सकता है।
तो अगर x/5 होगा तो आपको ये कैलकुलेशन अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए रट्टा मत मार लेना कि उसको x/6 कहते हैं, ठीक है, वो तो x/3 है तो x/6 कहते हैं, अदरवाइज कुछ और डेटा होता तो कुछ और कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रिजल्ट आपको याद रखना आवश्यक है ऐसा मुझे लगता है, बट वही है, कंडीशन टू कंडीशन ये वेरी करेगा। अगर 1/3 है तो 9ab² = 7 टाइम्स ऑफ ab²। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, याद मत रखो, जो भी कंडीशन दी हो पेपर में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, उसके अकॉर्डिंग प्रूव कर लो, खत्म, ठीक है, डन। एक बार घर में अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए यही सेम क्वेश्चन 1/3 टाइम्स ऑफ BC के अलावा 1/4 और 1/5 के साथ सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया है ना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 16 इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड है तो आपको अगेन एक बात पता होनी चाहिए, बोलो क्या, कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, मैडम क्वेश्चन में कई बार परपेंडिकुलर ड्रॉप करने को नहीं कहता है, तो अगर नहीं कहता है तो आप ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि उसकी नीड आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन में कहाँ है, आप रीड करिए पूरे क्वेश्चन को। एल्टीट्यूड देखो आखिरी में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में तो वैसे भी आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। अच्छा, जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं उससे पहले तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, एज वेल एज वो जो सामने वाली साइड होती है उसके कितने टुकड़े हो जाते हैं, उसके हो जाते हैं 2 टुकड़े। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, कल को ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। क्या बोला गया है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब अगर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड को AB मान लूं तो 3 टाइम्स द AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। अगर एल्टीट्यूड को इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग AO कहेंगे तो ये आपको कह रहा है, वो ये प्रूव करने को कह रहा है, ठीक है। मतलब आप लोगों के पास वो जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स साइड का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट का स्क्वायर इक्वल टू किस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। बोलो किस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये याद रखना। इसीलिए कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप लोगों के पास पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइड दी है, हाइट निकालो। अगर आपको ये रिजल्ट, अच्छा लेकिन ये रिजल्ट कब वैलिड है, ये रिजल्ट वैलिड है ओनली फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये रिजल्ट वैलिड है ओनली फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अपने दिमाग में ठूस लो, ठीक है, इसको अपने दिमाग में ठूस लो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पेपर में आपको साइड देगा, हाइट निकालो, हाइट देगा, साइड निकालो, सोचो कितना अच्छा है, पाइथागोरस लगाने की झंझट ही नहीं है। अच्छा, बल्कि मैं तुम्हें इसका ना एक एडवांटेज भी बताती हूँ, इस पर्टिकुलर रिजल्ट का मैं एक एडवांटेज बताती हूँ। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व किया, 15 सॉल्व किया ना, हाँ मैडम किया। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये BD इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ BC दिया था ना, हाँ मैडम दिया था। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ये डील करने में मदद कर सकता है, बट खैर अभी हमको फिलहाल ये प्रूफ करना है, हम इसे प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ, देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसकी तीनों साइड्स को x ले लिया, ये 90 डिग्री ड्रॉप किया, जिसकी वजह से इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2, और ये बाजू वाला इतना डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x/2, ठीक है। बराबर, क्या मैंने जो बात कही है तुम्हारे दिमाग में गई, ओके गई। अब क्या करें मैडम, अब तो अटक गई गाड़ी, मतलब कैसे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा इस वाले ट्राइंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे क्या हो जाएगा, ये इसको हाइट कह देते हैं, तो हो जाएगा x², हेलो 11:15, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, x² इक्वल टू x² by 4 प्लस हाइट का स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट का स्क्वायर। x म्हणजे कौन, x म्हणजे साइड, तो 3 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, देखो हो गया, खत्म कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ध्यान रखिए। अगर आपको ध्यान नहीं भी रहता है तो यही बहुत अच्छी चीज़ है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में 90 डिग्री बनाने से साइड का आधा हो जाता है, ख़त्म। आप वैसे भी हाइट निकाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो आपको पाइथागोरस वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी, आपको अच्छा रहेगा। डन। तो इन दिस वे हमने ये पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। तुम में से बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस इसके पहले ही मुझे चेक करा लिए, मतलब उनको जैसे क्वेश्चन नंबर 12 कई लोगों ने चेक करा लिया, कई लोगों ने 17 चेक करा लिया है। तो ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें वापस से 12 और 17 चेक कराने की नीड नहीं है, वो अपना 13, 14, 15, 16 करें और फटाफट आगे बढ़े। ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते देखते ही बहुत प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, उनको इस बात की नीड ही नहीं होती कि मैडम आप फिर से चेकिंग करा रहे हो। तो जो लोग भाई वीडियो को देखते देखते ही एकदम प्रॉपर नोट्स बना चुके हैं, वो एक ही बार में मुझे नोट्स भेज देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनको वापस से चेकिंग कराने की नीड नहीं पड़ेगी, वो अपना मस्त छुट्टी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर इस चीज़ को अभी यहाँ पे ओवर करते हैं। तो इन दिस वे हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर ट्राइंगल्स यहाँ पे समाप्त होता है। ओके। फिर अभी हम लोग अगले दिन से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। प्रोबेबली जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स।